बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर डिस्क की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ आपके सेहत के मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेड मीट के हवाले से कितना ज़रूरी है, इसके नुकसानात हैं। और आज हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायत हैं शर्मीन यासीन। कैसी हैं शर्मीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मौसम भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीच में एक दो दिन हुआ है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा गुजर गया। जी, अब इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल। जैसे कि हम शर्मीन बात करेंगे प्रोग्राम में, रमज़ान में आपको पता बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट बहुत ख़राब हो रहे हैं। आपको पता सीजनल जो इन्फेक्शन है वो बहुत फैल रहा है। तो जो रेड मीट है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? इसके फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं इसके? ठीक है, रेड मीट एक ऐसी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है जो कि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो कि हर बॉडी की एक नीड है। जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को जो है वो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो गोश्त जो हलाल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट के ऊपर होते हैं लेकिन उनकी डाइट में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको सामना करना पड़ता है। फॉलिक एसिड आ जाता है या हाई प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो कि आपको रेड मीट से ही रिक्वायर्ड होती हैं, आपको रेड मीट से ही मिलती हैं और अच्छी सोर्स में आपको मिलती हैं। तो इसके में मौजूद जो विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, B2 है जो कि आपके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, B12 आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, लाइक अभी वो अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। वो हजरात जो अपने जिम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पता है वो मीट नहीं खाते हैं, मटन हो या बीफ हो, बिल्कुल, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको खिलाना चाहिए उनको? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे गोश्त या इस तरह की चीज़ें लाइक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से नहीं हम उनको खिला रहे होते। जब भी हम बच्चों को कलरफुल चीज़ें देते हैं ना उनकी ग्रोइंग एज से ही, जब उनकी ग्रोइंग पीरियड से, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। और देखा जाए तो वैसे भी हमारे जितने भी मतलब जो हम यंगस्टर्स हैं, हमें देख के ही बच्चे कॉपी करते हैं। तो जब हम ही नहीं खा रहे होते हैं तो फिर बच्चों को जो है वो फिर हम उनसे गिला नहीं कर सकते कि बच्चे जो है वो क्यों नहीं इसको इनटेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम इसको एक तो रिप्रेजेंटेटिव तरीके से नहीं बच्चों को दे रहे होते हैं। आपको चाहिए कि बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो जिससे ये अट्रैक्टिव लग सकती है, आप बच्चों को उस तरह से दें। और बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन आ जाती है, बच्चों बूढ़ों सबके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हम जो है वो बॉइलिंग करके हम खाते हैं और एक जो हम करी बना के खाते हैं, और दूसरा जो मेथड्स आ जाते हैं जिसमें फ्राइंग मेथड्स हैं, फिर उसके बाद आप समझ लीजिए जो बारबेक्यू करके हम बना रहे होते हैं। तो ये मेथड थोड़े से ख़तरनाक हैं एज़ कम्पेयर टू आप समझ लीजिए जो कुकिंग मेथड है जो कि हम जिसमें करी बना रहे होते हैं, या फिर आप समझ लें कि जो हमारा दूसरा मेथड है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। वो क्योंकि एक तो डायरेक्ट हीट नहीं उसको जा रही होती है, स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है उसका, और दूसरी बात यह है कि जब हम फ्राई करके खाते हैं गोश्त का तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके जो है वो निकल जाते हैं, और बजाय हमें अच्छी ग़िज़ाइयत मिलने की हमें जो है वो फैट कंटेंट वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल, यूरिक एसिड के जो अफराद हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि आप जो है बड़ा गोश्त छोटा गोश्त ना खाएं। बिल्कुल, उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका जो मीट का है ना वो बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट लिया गया कि हमने जो है वो इसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर हुआ है। इसकी वजह से नहीं आपका हुआ, जो इसके अंदर आप सोडियम का आप अंदर डाल रहे हैं, जो मसाले जात आप अंदर ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो 70 से 90 ग्राम्स ऑफ जो आप समझ लें कि मीट आपको मिलता है, आपके लिए वो एक अच्छा है। यूके की जो हमारी हेल्थ एडवाइज़र के जो आप समझ लें कि हमारी अच्छी रिसर्चेज़ हैं मॉडर्न, उनके मुताबिक अगर हम 1 फिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी एक मुट्ठी है। ठीक है, इसके अंदर आई गेस 3 बोटियाँ हमारी जो आ जाती हैं। 3 बोटियाँ अगर हम इसको दिन में कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, बल्कि एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम इनको वेजिटेबल्स के साथ कुक कर रहे हैं तो ये और ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो है वो साथ में फाइबर का भी कंटेंट मिल रहा है। इस्तेमाल करना चाहिए वेजिटेबल्स तो सारी ही बहुत अच्छी हैं। अगर आप इस चीज़ का बात करें कि हमें मीट के अंदर कौन सी जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो बच्चों को स्मॉल हैबिट्स जो है इनके अगर हम अडॉप्ट करवाते हैं, जिसमें करेले हैं, ठीक है, अगर हम करेले के अंदर डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। भिंडी के अंदर आप अगर गोश्त डालते हैं, गोश्त ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के साथ फिट हो जाती है, आलू के साथ भी फिट हो जाती है। तो हम बहुत सी सब्जियों के साथ जो है वो हम इसको ऐड कर सकते हैं। इवन दो अब जो देखा जाए तो ब्रोकली जो हम खा रहे होते हैं अक्सर स्टेक्स के साथ हम लोग को मिल रहा होता है, बीफ स्टेक मिल जाता है, चिकन स्टेक्स मिल जाते हैं, तो उनके साथ भी हम जो है वो ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना ही अच्छा होगा कि अगर हम ये चीज़ें घर में अगर हम बनाएं, और इन वेजिटेबल्स को जो हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाके हम फोक एंड नाइफ के साथ खा रहे होते हैं, तो इसी तरह हम अपने बच्चों
को छोटी एज से, ग्रोइंग पीरियड से जो है वो हम बच्चों को अगर खिलाएं तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी, वो भी उनके लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है कि हम लोगों ने मीट नहीं खाना या इस तरह वगैरह। और जो लैम्ब है जिस तरह, गोट है, फिर उसके बाद बफलो है, इन सारी चीज़ों का हमें थोड़ा सा बस एक समझ लें कि एक अरोमा है जो कि हमें बुरा लग रहा होता है। और जब हम इसको छोटी पीरियड से कर लेंगे जो है खवातीन चिकन खाना पसंद करती है। खवातीन के लिए कितना, आपको पता है खवातीन में जो है वो विटामिन की बहुत कमी होती है, कैल्शियम की बहुत कमी होती है, खासकर आयरन की बहुत कमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विटामिन के साथ साथ फिर कितना खवातीन को उसकी कितनी जो क्वांटिटी है इस्तेमाल करनी चाहिए खवातीन के लिए? जिस तरह आपको पता है कि आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है। आपको पता है कि वो एक जो पीरियड्स का हमारा एक सिलसिला होता है, उसमें हमारा ब्लड लॉस जो है वो काफ़ी हो जाता है। तो मेल से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो हम लोगों को जो है वो आयरन बहुत अच्छी रिच चाहिए होती है। हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है जो वो भी फीमेल्स में वो भी अक्सर अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो रेड मीट का यूज़ करें। और जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है वो लोग भी इसको खा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी आप समझ लें कि क्वांटिटी को कंट्रोल करके खा सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखें कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और किस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम इन दो चीज़ों को देखते हैं तो गोश्त आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकता, बल्कि आपको इसका फ़ायदा ही होगा। तो हर चीज़ का, जिस तरह हम एक कॉमन सेइंग है, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, कि अगर आप एक चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी बॉडी के ऊपर जो रिएक्शंस होते ही हैं। तो जिस तरह हम बारबेक्यू की बात करें, लाहौरी तो खाने बहुत पसंद करते हैं एग्जैक्टली, और खाते भी ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप लाहौरी को, क्या सजेस्ट करेंगी किस तरह से, अगर खासकर जो कुक है उसको किस तरह से कुक करके उसको खाया जाए? बिल्कुल, मैं लाहौरियों से मुखातिब नहीं, मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं मैं बस उनसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा हाथ होला रख के खाएं, ठीक है। वो अक्सर होता ही है कि जब भी हम गोश्त या ऐसी चीज़ें खाते हैं ना तो हम लोगों को मज़ा आता है, तो हम किलो किलो कढ़ाई जो है वो हम खा जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब हमें एसिडिटी हो रही होती है, फिर बाद में जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, ऐसे बहुत से मसाइल पैदा होता है, हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह से होता है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो है वो 1 फीस्ट के अकॉर्डिंग खाना है, मतलब कि जितनी आपकी एक मोटी है, तो सब लोग कहेंगे कि इस तरह तो नहीं होता, लेकिन फिर जब बाद में आप हमारे पास ये बीमारियां लेके आएंगे तो फिर मैं आपको कहूँगी इस तरह ही होता है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं क्या मसाइल लेकर आते हैं आपके पास? ठीक है, मेरे पास जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है वो यंग जो हमारी जनरेशन जिसमें यूथ में देखा जाए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है 20 प्लस में, 30 प्लस में ही। इवन कि आप, मेरे पास एक अभी क्लाइंट है रिसेंट, यूके के हैं वो, तो उनकी एज अभी सिर्फ 23 है, सिर्फ मतलब क्वाइट यंग, अभी तो आप मतलब बड़ा कुछ देखना बाकी है। तो वो मेरे पास एक कंप्लेन लेके आए, वो कह रहे थे कि मुझे ना समझ नहीं आया कि मेरा एकदम ना वेट क्यों इतना ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपनी सारे टेस्ट वगैरह करवाए, फिर उनकी रिपोर्ट्स वगैरह में मैंने देखी तो दो चीज़ें जो है वो कॉमन थी। एक तो ठीक है, वो बाहर का खाना हम सब भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा खा रहे थे, ठीक है। मतलब कि एक मर्द है, ठीक है, बिल्कुल, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोटियां खाना शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से उनको शुगर भी हो गई। अब वो कहते हैं मैं शुगर तो इतना इंटेक नहीं करता, लेकिन जब आप कार्ब्स, रोटी जब आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके अंदर भी तो वो आगे जाके ग्लूकोज में, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें जाके जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं चलता और फिर वो सडन उसको हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं या अगर आपको चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रह के खाएं, थोड़ी चीज़ें खाएं, सारी ज़िंदगी खाते रहें। और जो ऑलरेडी डायबिटिक पर्सन है वो किस तरह से रेड मीट का इस्तेमाल करें? वो भी रेड मीट खा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 से 3 बोटियाँ, मतलब कि 1 फीस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको खाते हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, डेली भी अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक खा सकते हैं। ट्वाइस अ वीक अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और रमज़ान में ख़ास तौर पर क्या रूटीन होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सहरी में जो है वो जो रात का बचा हुआ सालन होता है उसके साथ हम रोटी खा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। तो मटन, बीफ, ये ऐसी चीज़ें हैं, रेड मीट एक ऐसी चीज़ है जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जब आप रात का खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपने तरावी पढ़नी होती है, अपनी और एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप इसको रात के टाइम पर कंज्यूम करें, एज़ कम्पेयर टू कि आप इसको सहरी पर जाके खा रहे हैं। और वो लोग जो समझ लें कि अफ्तारी में, अगर आप अफ्तारी में भी मीट का इस्तेमाल करते हैं तभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब आप इसको खा रहे हैं तो आप इसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम दें। इसके खाने के बाद आप थोड़ी सी वॉक कर लें। जब आप वॉक करते हैं तो फिर आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ठीक रहता है। और इसको रमज़ान में जो है, आप जिस तरह से आप बता रही, नॉर्मली आप डेली रूटीन में भी खा सकते हैं, रमज़ान में किस तरह से इसका जो है वो डाइट प्लान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमें, और मीट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? मैं मीट को अगर देखा जाए तो अगर आपने जिस तरह पहले बात की कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो आ रहे छोटे बच्चे, वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको कीमा बना के दें,
जब आप कीमा आप पास्ता के अंदर बजाय आप चिकन वगैरह ऐड कर रहे हैं, आप इसके अंदर आप कीमा ऐड करके बच्चों को दें, कीमे के बच्चों को सैंडविचेस बना के दें। अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में भी बहुत ही ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर आप जो है वो मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद है, मुझे पास्ता के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। रोटी के साथ भी अगर आप खाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको हम ये कचौरियाँ घर में बनाते हैं, उसके अंदर भी आप इसको डाल के खा सकते हैं, बजाय आप वाइट मीट जिसमें हम चिकन आ जाता है हमारे पास, जो कि आपको पता ही है कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो जाता है आजकल का जो हमें मिल रहा है। तो बजाय आप इस तरफ जाएँ, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट मिल रही है जो कि मीट से आपको मिलती है, तो रमज़ान में आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ अफराद हैं वो बहुत क्वांटिटी में रेड मीट खाते हैं, बिल्कुल, और जिन्हें बहुत से जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर अमराज से कर्ब जो है आपको पता है बहुत कॉमन है, पाकिस्तान की रेशो भी बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो उनको किस तरह से जो है इसे ओवरकम करना है, किस तरह से, क्या इसका प्लान क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी से खाना चाहिए? ठीक है, अब जिस तरह देखिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, CVDs के जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हमारी दिल की बीमारियाँ हैं उनके पेशेंट्स हैं, अक्सर नर्वस सिस्टम के जो पेशेंट्स हैं जिनके जो है वो नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ग्वाइटर के जो पेशेंट्स आ जाते हैं, गंटिया के पेशेंट जो ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिनको घुटनों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो हड्डियों की जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो अक्सर पाकिस्तानी ख़वातीन में देखा जाता है कमर में जो है वो दर्द है, जोड़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप रेड मीट का भी इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप इसको खाने के बाद रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, तो वो आपका जो है वो हाइपरटेंशन कोज करेगा, आपको डायबिटीज़ भी होगा, क्योंकि आपने ऑब्वियस इसको नान के साथ या रोटी के साथ कंज्यूम करना है, तो फिर वो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर आपको जो है वो बेनिफिशियल आपको बजाय फ़ायदा देने के रेड मीट आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो रमज़ान में खाएँ चाहे वैसे आप खाएँ, बस इसकी ये देखें कि आप इसको कुकिंग मेथड आपका किस तरह से है। कुकिंग मेथड में भी स्लो आप इसको बनाएं और हल्की आंच के ऊपर आप बनाने दें, और इसको जो है वो बार बार आप इसको जिस तरह हम कहते हैं कि चम्मच उसके अंदर लगाते रहें। ये नहीं कि आप एक दफ़ा इसको प्रेशर कुकर में बना के, तो अक्सर हमारी ख़वातीन हम यही कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी बस खाना में मिल जाए, तो प्रेशर कुकर में जो है हम जल्दी से बना लेते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो क्या और हंडिया पे ही पकाना? हंडिया में पकाएं इसको, ठीक है। स्लो कुकिंग जो प्रोसीजर है उसके अंदर अगर आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जिस तरह हम लोग बारबेक्यू की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम इसको हीट के ऊपर कर देते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक ऊपर उसका जो है वो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। तो जिस तरह जब बारबेक्यू में जो भी चीज़ अगर आप डाल रहे हैं, चाहे वो आप वेजिटेबल्स को भी हम लोग अक्सर बारबेक्यू कर रहे होते हैं, बीच में डाल के कबाब उसके बना रहे होते हैं, टिक्के वगैरह भी बना रहे होते हैं, तो वो ब्लैक हो जाते हैं। तो वो ब्लैक मटेरियल जो है वो आपको आगे जाके कैंसर कोज कर सकता है। तो ये भी एक मेथड जो है वो बड़ा हार्मफुल है, जो कि हम लोग बड़े मज़े से इसको जो है वो खा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप बॉयल करके खाते हैं, यखनी बना के खाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। करी बना के खाते हैं, स्टेक्स के तौर पे अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा, यानी बॉयल किया हुआ ज़्यादा अच्छा है। जी, स्टीम चिकन भी आपके लिए बहुत ना कि सिर्फ आप उसको फ्राई करके खाएं, इसको स्टीम के साथ ही बॉइल्ड वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बाहर हम मार्केट में बड़े मज़े से फोक एंड नाइफ से खा रहे होते हैं स्टेक्स, तो आप इसको घर में बना के फ्राइड होती है ना जी, वो भी फ्राइड होती है। फ्राइड, एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाहर मार्केट से इस तरह के अगर आप मज़े से खा सकते हो, तो घर में आप इसको जिस तरह आप हम स्टीम करके इसको करते हैं। एक और बहुत कुकिंग मेथड एक अच्छा है, जब भी आप कोई एक पैन लें, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा नीचे पानी डाल के और आप ऊपर छोटा सा स्टैंड रखें और उसके ऊपर बीफ का जो है वो आप एक पीस रख दें, जिसको हम स्टेक में बनाने का आपको मेथड बता रही हूँ। बजाय आप इसको जो है वो बारबेक्यू ऊपर करें, यहाँ पे आप इसको ग्रिल कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट आपको यूज़ करनी पड़ रही है, तो बेहतर है कि आप इसको फिर ऊपर से कवर कर दें और वो पानी के अंदर ही आप समझ लें कि एक तरह से आपको जो वो चिकन बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है, तो उसके बेनिफिट्स आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। शर्मीन, जिस तरह से चिकन खाने से ख़वातीन में मसाइल बहुत बड़े हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ है, बिल्कुल PCOS के इश्यूज हैं, एग्जैक्टली, वो उसमें एक्ने भी आ जाती है, पिंपल्स भी आ जाते हैं। चिकन खाने से बहुत ऐसे मसाइल बढ़े हैं, तो क्या मीट खाने से, रेड मीट खाने से भी जो है इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत से एमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वाइट मीट की बात करें, फ़िश चूँकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर हम फ़िश भी खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उतनी क्वांटिटी में प्रोटीन और उतनी क्वांटिटी में आप समझ लें कि जिंक और आयरन हमें नहीं मिल रहा है जितनी अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों को रेड मीट से मिलता है। तो रेड मीट एक कंप्लीट प्रोटीन डाइट है। वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और वेट लॉस के लिए किस तरह से अच्छा है कि आप देखें कि इसके अंदर कार्ब्स जो है वो कम है,
इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो प्रोटीन आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आयरन पूरी होती है बिल्कुल। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्सर लोग होते हैं इनका कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है, तो पेल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन लेवल आपका ठीक रहेगा, ब्लड आपका बिल्कुल सर्कुलेट करता रहेगा, नर्वस सिस्टम आपका बहुत अच्छा है। अब ये फीमेल्स का जिस तरह आप बात कर रही थी कि पीसीओएस के जिनको इश्यूज आ जाते हैं, तो जो आप समझ लें कि जो वाइट मीट है, जो चिकन का है, वो हमारा बेसिकली हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो जो रेड मीट है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसके अंदर आप विटामिन B12 भी आपको मिल रहा है, विटामिन A मिल रहा है जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो गोश्त एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोटाशियम भी बहुत अच्छी अमाउंट में मिल रहा है। तो जब एक इतनी पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रही हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर आप एक चीज़ को एक्सेस में खाना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसान है, गैस्ट्रिक इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपको हाजमा ख़राब हो जाएगा आपका, तो वो ये सारी चीज़ें जो फिर हो जाती है। और जिम कितनी ज़रूरी है रेड मीट खाने वाले? बिल्कुल, जो लोग अपना मसल गेन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो रेड मीट का यूज़ करें और यखनी बना के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि यखनी के अंदर जो है वो सारी अफादियत जो है उसके अंदर चली जाती है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप जो है वो अपनी सारी डाइट के साथ साथ आप अपना जो है वो मसल गेनिंग के लिए आप रेड मीट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए खासतौर पर रमज़ान में एक्सरसाइज के हवाले से? रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर इफ्तारी के बाद? ये बहुत ही आपने एक कॉमन क्वेश्चन किया है, क्योंकि अक्सर जो मेरे पास पेशेंट्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमें अपनी जो एक्सरसाइज की रूटीन है वो रमज़ान में किस तरह से रखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, वैसे तो एक आइडियल चीज़ जो है वो कहा जाता है कि रोज़े से आधा घंटा पहला जो है वो आप इसको डाइट को अपनी जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमने अपने काम करने होते हैं, हमने खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो वो हमारी रूटीन उस तरह से डेवलप नहीं हो रही होती। तो बेहतर ये होता है कि जो सहरी से पहले का टाइम है, जो आप सहरी से पहले का टाइम आप समझ लेंगे 2 से 3 के दरमियान, बिल्कुल आप उसमें उठ के करें। जब आप अपनी तरावी का आपका ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, आपने रेस्ट किया, फिर उठ के आपने जो है वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए आप उठे हैं, उस टाइम आप जो है वो एक्सरसाइज करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जब आप तरावी से फ्री होते हैं, वो वाला ड्यूरेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आपके जो भी आपने खाना खाया हुआ है वो नमाज का एक ड्यूरेशन आपको मिल गया है, आपने उसके अंदर अपने खाने को एडजस्ट होने का टाइम दिया है, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। तो रमज़ान में जो एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, वॉक सबसे अच्छी बेस्ट है, जो कि हर इंसान के लिए कन्वीनियंट है। होना चाहिए, कितना टाइम हमें वॉक करनी चाहिए? अगर आप इनिशियली बात करें तो 20 मिनट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप क्योंकि एकदम हम ना बड़े एनर्जेटिक होते हैं कि हमने तो आज से वेट लॉस करना है अपना, बिल्कुल, तो वो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन उसको जो है वो कर सकते हैं। तो पहले 20 मिनट से शुरू करें, उसके बाद आपको मसल इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, फिर फटीग होती है, फिर हम कहते हैं हमारे से तो ये कैरी ऑन नहीं होगा। फिर 30 मिनट्स करें, फिर 40 मिनट्स करें, और 60 मिनट्स की वॉक डेली रूटीन में अपनी जो है वो ऐड करें ज़रूर। ओके अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी गाइड करती हूँ कि अक्सर हम लोग जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो रेड मीट हम वो बहुत देर के लिए फ्रीज़ करके रख देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी ईद, एग्जैक्टली, और वैसे नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो हमारी माएँ अक्सर ऐसे करती हैं कि हम लोग जो वो फ्रीज़र में शॉपर्स में डाल के उसको पैक करके उसके पैकेट्स बना के हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप रेड मीट लेकर आ रहे हैं उसको एक तो शॉपर में आप ना डालें, क्योंकि शॉपर के अंदर भी जो आप प्लास्टिक जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, फ्रीजर में हमने जो इसको रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि नुकसानदेह आपकी हेल्थ के लिए। किस तरह से स्टोर किया जाए? आपके पास बहुत से ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं, लाइक आप समझ लें कि आपके पास ऐसी क्रॉकरी में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आप स्टील में भी डाल के उसको रख सकते हैं, बिल्कुल। और इसके अलावा बजाय आप प्लास्टिक की इसके अंदर शीट्स वगैरह यूज़ करें, शॉपिंग बैग्स वगैरह यूज़ करें, आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप इसको 1 वीक के अंदर जब आप लेकर आए हैं इसको आप कंज्यूम कर लें, और फ्रेश मीट आप जितनी जल्दी आप इसको खा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जब आप रेड मीट खा रहे हैं तो आपको चाहिए कि ग्रीन मिंट की जो चटनी होती है, पुदीने की चटनी, वो इसके साथ ज़रूर खाएं, क्योंकि अक्सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो काफ़ी इसको, क्योंकि अक्सर लोगों में ऐसे होता है इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से फिर उनको एसिडिटी हो रही होती है, उनका इम्यून सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर हिकअप्स आ रहे होते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप जो है वो ग्रीन मिंट, जो ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करें, जिसमें पुदीना, धनिया, लेमन, जिंजर, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड करते हैं, तो ये आपको डाइजेस्ट करने में भी सही रहेगा। आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी इससे काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो सकती है। हमें इफ्तारी में क्या खाना चाहिए?
अफ्तारी भी वैसे नॉर्मली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बजाय नीले पीले मशरूबात से अपना शुरुआत करने के आप पानी से अपना आगाज़ करें और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक खजूर से जो अपना रोज़ा अफ्तार करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शर्मीन, आपने हमें कीमती वक्त दिया है और यकीनन हमारे नाजरीन आपने कुछ ना कुछ आपसे सीखा भी होगा इंशाल्लाह। तो जो कि प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है नाजरीन, तो फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।